हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल, फैकल्टी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट एजुकेशन। ये बहुत लोगों का जो रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट के बाद मैं इस वीडियो को बनाने का कोशिश कर रहा हूं। आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी फॉर असम CEE एग्जाम 2020। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप जून 28 को आपका एग्जाम है, जून 10 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर वही सिलसिला हो गया कि एक प्रेशर आ चुका है। लास्ट मंथ का जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। पूरा प्रीवियस सालों का जो ट्रेंड है उसको देख के, या फिर आप बोल सकते हो जो इसका काट ऑफ वगैरह वगैरह सब कुछ देख के मैंने एनालाइज करके इसको बनाया, अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। आप अगर उसको ध्यान से देखोगे या उसको फॉलो करते जाओगे ना, तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है, हम जानते हैं हमारा गोल है CEE को क्रैक करना। CEE को क्रैक करना, CE को हमें क्रैक करना। तो CE को क्रैक करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल। C को क्रैक करना हमारा गोल हो गया। उस गोल को हासिल करने के लिए हमें एक प्लान का जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सो यू नीड अ प्लान, यू नीड अ प्लान। यू हैव गोल, यू नीड अ प्लान। आपको प्लान कौन बताएगा? मैं बताने वाला हूं। लास्ट मोमेंट में आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसका प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, आपके पास 25 दिन बचा हुआ है। 25 दिन मतलब 12 घंटा आपको पढ़ना है। 12 घंटा मतलब 300 आवर हो गया। इस 300 घंटे को आप ऐसा डिवाइड नहीं करना है कि फिजिक्स में 100 देना है, केमिस्ट्री में 100 देना है और मैथ्स में 80 देना है। ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स में 100 देना है, केमिस्ट्री में 120 देना है और आपको मैथ्स में 80 घंटा देना है। क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। वो ज्यादातर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और फिर मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बच्चे जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स है, वो बच्चे थोड़ा मैथ्स में स्कोर उतना सही से नहीं कर पाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है ना। अगर उसके कंपेयर करा जाए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जो मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए। सबसे ज्यादा नंबर इन द सेंस वो केमिस्ट्री का मार्क्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो क्वालिफाई ही कर ले। बाकी आपका रैंक डिसाइड करेगा फिजिक्स एज वेल एज मैथ। अब यहाँ पे बात आता है, फिजिक्स को आप अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ते जाओगे, आपने थोड़ा बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा चुके, प्रीवियस ईयर का सवाल लगाए हैं, तो आपका फिजिक्स का एक नंबर बहुत अच्छा सा नंबर आ जाएगा। मैथ में क्या होता है, उसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखो, एक एक सब्जेक्ट में 30-30 करके सब चैप्टर्स हो जा रहा है। ये सारे चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना है, हमें वही चैप्टर पढ़ना है जो हमें जरूरत है, हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। आपको थोड़ा और कदम, 2 कदम और चलना है, आपको मंजिल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 2 कदम चलना है, आपको मंजिल मिल जाएगा। मंजिल हासिल करने के मेरा प्लान को इस्तेमाल करो, आपको समझ में आ जाएगा आपको सही में मंजिल मिलेगा कि नहीं। एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। एंड तक, एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा आपने CEE में क्वालिफाई कर चुके हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे कि कुछ चैप्टर है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ में, वो जो मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप कुछ चैप्टर हो गया, उसमें से JEE बोलो, नीट बोलो या CEE बोलो, हर साल क्वेश्चन बना है उसमें से। जैसे आप 12th का, बहुत बच्चों का ऐसा होता है ना, 12th पार्ट जो है वो स्ट्रांग होता है। ज्यादातर अपीयर्ड बच्चे जो है इस बार 12th दे चुके हैं, या फिर ड्रॉपर बच्चे हैं, सबका लगभग क्या होता है ना, 12th का पार्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सही में आपका 12th ज्यादा स्ट्रांग है और 12 में ना अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। और बहुत ही ऐसा चैप्टर्स है उसमें अच्छा नंबर भी आता है और हर साल पूछता है। जैसे आपका पहला हो गया मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा हो गया ऑप्टिक्स, तीसरा हो गया अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिज्म पूरा पार्ट हो गया, मैग्नेटिक का पूरा पार्ट हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हर साल और अच्छा सवाल बनता है जिसे आप कर सको। ये हो गया हमारा 12th का पर्सन हो गया, हर साल आपको पूछा गया है। अगर 11th का देखा जाए तो उसमें आप देख सकते हो हर साल पूछा है सर्कुलर मोशन से, वर्क एनर्जी पावर से, फिर आप देख सकते हो NLM से पूछा है, 2 डायमेंशनल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया और रिलेटिव मोशन वाला हो गया, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये जो चैप्टर है हर साल पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन बनता है और आप कर भी सकते हो। लेकिन मैं आपको और 2 चैप्टर को मैं इंक्लूड करा लेता हूं
हूँ, जैसे वन डायमेंशनल मोशन भी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप रोटेशनल मोशन, या फिर आप अगर आपको सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास से आप कर सकते हो। रोटेशनल मोशन MOI तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक आप पढ़ लो, बहुत सही है। और उसमें अगर देखा जाए जो हम लोग क्लास 12 में पहुंचेंगे तो क्लास 12 में अगर चले जाए तो उसमें एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th एंड 12th को दोनों को एक साथ ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर है तो आप ग्रेविटेशन का भी सवाल लगा सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशन का सवाल आपको हर साल 1 या 2 हमेशा पूछता है। नीट, जेई एंड CEE हर साल आपको पूछता है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप अच्छे से पढ़ लो, ग्रेविटेशन भी हो जाएगा। यहां से आपको 4 क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैपेसिटेंस का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो ये सारे जो मैंने चैप्टर्स आपको बताया, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना जरूरी है। अगर ये सारे चैप्टर्स को आप पढ़ लोगे तो आपको 140 से ऊपर आपको मार्क्स बिल्कुल मिल जाएगा। अगर 1-2 चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर यहां से 1-2 चैप्टर आप छोड़ना भी चाहते हो, जैसे आप मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ मास छोड़ सकते हो, रोटेशनल मोशन छोड़ सकते हो, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। SHM वेव तो मैंने बोला भी नहीं, अगर SHM वेव में आप पहले पढ़ा है तो थोड़ा रिवाइज कर लेना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये सारे देख के मैंने 16 चैप्टर्स जैसे जैसे देखा है, तो एक चैप्टर में आपको ऐसा पढ़ना है, 1 घंटा आपको नोट्स को रिवाइज करना है, 1 घंटा आपको क्या करना है, पूरा नोट्स को रिवाइज करना है, और 3 घंटा उस चैप्टर का सवाल लगाना है। 3 घंटा आप उस सारे चैप्टर्स को क्या करना है, सवाल लगाना है। तो 1 घंटा पढ़ाई हो गया, जो रिवीजन, 3 घंटा आपका क्या हो गया, जो पूरा सवाल लगाना है। वो सवाल लगाना ऐसा है, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किए हैं तो उसका मॉड्यूल का पढ़ो, या फिर आप जो एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस सालों में आया हुआ, CE में आया हुआ है, या फिर जेई में आया हुआ है, जेई का जो अच्छे अच्छे सवाल होता है ना, थोड़ा सिंपल टाइप का, वो लगा सकते हो। नीट का प्रीवियस ईयर का सवाल लगा दो, काम बन गया। मैं बोल रहा हूं ना, जेई का सवाल लगाओ प्रीवियस ईयर, नीट का सवाल लगाओ, और अगर आपके पास मॉड्यूल वॉड्यूल है तो आप लगा दो, काम बन गया। मैं बोल रहा हूं आपका सही में फिजिक्स में काम बन गया। तो 120 से 140 तक आपको मार्क्स मिल गया है फिजिक्स में। अब जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला था 140 पढ़ना है। मैं लास्ट में, अंत में मैं कुछ और बताने वाला हूं, एंड तक इस वीडियो देख। केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। केमिस्ट्री में हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे चैप्टर जैसे हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशन एक साथ पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, बॉन्डिंग पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ओसी एंड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल बोला, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट आ जाता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह आ गया। अगर जो आप इसमें ऑर्गेनिक में जाते हो तो हाइड्रोकार्बन मैंने जो बोला वो हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, या फिर उसके बाद अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स हो गया, जैसे केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हो गया, मेटलर्जी का वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत हो गया, ये अगर आपने पहले पढ़े हैं, एक बार रीडिंग मार के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू भी नहीं है उसमें। एक बार रीडिंग मार के चला जाओ, क्योंकि उसमें डिट्टो क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है इसमें, है ना। तो अगर ये सारे चीज पढ़ लोगे तो आपका भी इसमें भी 120 के आसपास आपको मार्क्स मिल गया। बात समझ में आ रहा है? 120 के आसपास आपको यहां से भी मार्क्स मिल जाए। मैं देख के बता रहा हूं, एनालाइज करके बता रहा हूं। मैंने दूसरा टीचर्स को भी पूछा, केमिस्ट्री वालों को भी पूछा, मैथ्स वाले को भी पूछा, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है ना। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये बनाया। फिर यहाँ पे हम लोग टेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, और भी है, तो फिर देखते हैं। यहाँ पे भी सेम करना है आपको। एक चैप्टर है उसमें आप 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है, और बाकी 3 घंटा आपको प्रॉब्लम्स लगाना है। कि लेकिन नया चीज, आपको एक भी नया चीज पढ़ना नहीं है, आप पहले जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना है। जो रिवीजन बोल रहा हूँ, 1 घंटा रिवीजन के लिए करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार देखना है। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाना है। जो भी आपने पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया और 3 घंटा आपने सवाल लगा दिया। अगेन जेई, नीट एंड जो CEE का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर है आपके पास तो आप सही है, आप कर लो उसमें, है ना। फिर मैथ्स में जाते हैं। मैथ्स में बहुत ही सिंपल कुछ चैप्टर्स है जो उसको हम लोग पढ़े, जैसे हो गया सेट्स वाला हो गया, रिलेशन फंक्शन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एपीजीपी तो आपको पढ़ना ही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी साथ में पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा संबंध है, आप तो जानते ही हो, आप क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा है। बाद लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वगैरह आता है, लिमिट्स कुछ क्वेश्चंस होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस, वो लिमिट का कुछ क्वेश्चंस कर लेना है। यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कभी छोड़ना ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, इसे आप उसको
उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आप कॉनिक सेक्शन में आ जाओ, कॉनिक सेक्शन में आप कर लोगे स्ट्रेट लाइन वगैरह तो आपको करना ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और अच्छा सवाल बनता है इसमें, है ना। इंटीग्रल का देख लो, इंटीग्रल का ज्यादातर आप उसमें फोकस करना है, डेफिनेट इंटीग्रल को ज्यादातर फोकस करो और उसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो पार्ट है उसको अच्छे से फोकस कर लो। और अगर छोटा मोटा कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया पहले और छोटा मोटा टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। आपका अटेम्प्ट होना चाहिए जो फिजिक्स मैथ्स है उसमें ज्यादा मार्क्स का नहीं चाहिए। आप अगर 25 सवाल लगा दोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। आप यहाँ से जो भी मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बोला, ये सारे चैप्टर्स से आप 100 के आसपास, 100 के ऊपर आप पहुंच जाओगे। मैं पक्के दवाई के साथ बोल सकता हूँ 120, 120 के ऊपर ही आप पहुंच जाओगे। अगर आप 1-2 चैप्टर आप एक्स्ट्रा खुद पढ़ोगे तो अच्छी बात है। इतना हो गया, बात समझ में आया। अब बात आते हैं, मैंने बोला था लास्ट में कुछ और बताने वाला हूं। जैसे हर एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, ये सारे सब चैप्टर का क्या करा, 1 घंटा आपने रिवाइज करा, 3 घंटा आपने सवाल लगाया। 1 घंटा रिवाइज करा, 3 घंटा सवाल लगाया, सारे तो समय बर्बाद नहीं हो गया ना। अभी कुछ समय बचा हुआ है। जैसे हमने फिजिक्स को 100 घंटा दिया था, उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं हर एक सब्जेक्ट का हर एक दिन, मतलब एग्जाम में जाने से पहले आप द मिनिमम 10 टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट पेपर, जैसे जो भी टेस्ट पेपर होता है ना, ऑनलाइन टेस्ट पेपर आप देख सकते हो। अब नीट का दे दो या फिर जेई का दे दो, सीडब्ल्यू का अलग से कोई टेस्ट पेपर आता नहीं है, आप देख सकते हो। इसमें अगर पुराना प्रीवियस सालों का क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको बैठ के आप 3 घंटा लगाना है, 3 घंटा, उससे ना कम ना ज्यादा। पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट आपका आना चाहिए, पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में आपको ये सारे सवाल लगाना है। बात समझ में आ रहा है। पूरा सीई एग्जाम दे रहे हो ऐसा सोच के ही आपको बैठना है। जो टेस्ट पेपर है ना, आप टेस्ट पेपर, जेई का टेस्ट पेपर दे सकते हो या फिर नीट का दे दो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका काम बन जाएगा। और मैथ्स के लिए कोई अलग टाइप का जेई का कुछ सवाल लगा दो, जेई का टेस्ट पेपर लगा दो, 1 घंटा वो काम बन गया। 1-1 घंटा हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में आपने दे दिया। बात समझ में आ रहा है। इसमें 1-3 घंटा मतलब आपने 10 टेस्ट पेपर लगाया, इसका मतलब 30 घंटा आपका चला गया। उसके बाद आपको एनालाइज करना है, निकालना है, डाउट रिव्यू करना है, क्या क्या चीज में आपने गलती करा और क्या क्या चीज में आपने जो आपने पढ़ा भी नहीं, आपका रिवीजन का जरूरत है। तो तुरंत आपको जो गलती करा था और जो रिवीजन का जरूरत है, दोनों को आप रिवाइज कर लो और एक घंटा करके। बात समझ में आ रहा है। एनालिसिस 1 घंटा आपने रिवाइज करा, 1 घंटा एनालिसिस, 1 घंटा रिवाइज करा। तो हर एक सब्जेक्ट में इसको वही सेम तरीका आपको अपनाना है। अगर यही स्ट्रेटेजी आपका रहेगा तो आप 120 प्लस फिजिक्स में अटेम्प्ट कर लोगे, 120 प्लस आपको मार्क्स जरूर मिल जाएगा। केमिस्ट्री में 140 के ऊपर मिलेगा और मैथ में आपको 100 के ऊपर मिलना ही है। वही सब स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो कर दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रैंक मिलने वाला है। और आप सी में जो भी आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो अच्छा कॉलेजेस है उसमें अच्छा ब्रांच आप ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से फॉलो करो। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करोगे, 300 के ऊपर तो मिलना ही है। मैं पक्का बोल रहा हूं, आपने कुछ तो मेहनत की है ना, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो रिलेटेड सी एग्जाम या फिर फिजिक्स रिलेटेड एनीथिंग आप पूछना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का जो लिंक है वो सारे कुछ दिया हुआ रहेगा। आप मेरा पेज में जाके उसमें फॉलो कर सकते हो। मैं जो भी अपना मैं रैपिड रिवीजन कोर्स कराता हूँ फिजिक्स के लिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारे लेसन आप लेक्चर देख सकते हो। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात करता हूँ, क्या क्या रिवीजन तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या क्या रिवाइज करना है एक चैप्टर्स में। आप एक बार जाकर रैपिड रिवीजन कोर्स को आप देख सकते हो। वो कोर्स आपको आई बटन क्लिक करेगा तो आपको पता चल जाएगा ये कोर्स में क्या क्या है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो बच्चों, अब अच्छा करोगे, जरूर करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।